अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मौसम कोई इतना बुरा हुआ है, इतनी शदीद गर्मी आ गई है और कुछ भी आजकल करने का ना इतना दिल नहीं करता कि एक जगह बस बैठे रहो। और स्पेशली जो दिन का हाफ़ टाइम है वो तो बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं करता, लाइक दोपहर से ऑनवर्ड। तो लेकिन ये कि ऑफ़ कोर्स काम तो करने हैं। खैर, यहाँ पर दोपहर का टाइम हुआ है और अभी मैं बनाने लगी थी मटन पुलाव। तो मैंने सोचा कि ईद भी आने वाली है तो आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ मटन पुलाव, जो कि बड़ा ही बेस्ट रहेगा ईद के लिए। ईद के लिए वैसे तो मैं मटन पुलाव की रेसिपी पहले भी शायद शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, चले उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और वो लोग रेसिपी देख लें। मटन पुलाव ऐसी चीज़ है कि ये हर घर में ईद पे बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि राइस हर किसी को पसंद होते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। हम बेसिकली यखनी का पुलाव बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला जो पुलाव है ये ज़रूरी नहीं है मटन में ही बने। बीफ, अगर आपने बीफ पुलाव बनाना है तो वो भी ऐसे ही बनेगा। स्टेप सारे सेम होंगे, चीज़ें सारी सेम हैं, बस बीफ पुलाव को थोड़ा सा हम जब यखनी बनाने लगेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपने कोशिश करनी है प्रेशर कुकर में कुक करें, क्योंकि ईद पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आप सारा दिन किचन में गुजार दें। प्रेशर कुकर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि आपका खाना बड़े क्विकली बन जाएगा। यखनी बनी हो उसी दौरान मैं क्या करती हूँ, इधर से यखनी चढ़ा देती हूँ, साथ में ही मैं चावल एक तरफ धो के भिगो के रख लेती हूँ और साथ ही मसाला तैयार कर लेती हूँ। समटाइम्स तो ऐसे होता है जब ईद वगैरह पे हम लोग फैसलाबाद जाएं तो मुझे ये होता है टाइम पे खाना बन जाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यखनी चढ़ा के दूसरे चूल्हे पे ही मसाला बनाना तैयार कर देती हूँ। जितनी देर में यखनी बनती है मसाला भी तैयार हो जाता है। तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं ताकि टाइम सेव हो, आपको भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिले। और गर्मी इतनी है, बार बार किचन में जाके यखनी को चेक करना, गोश्त को चेक करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें यह कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब करना क्या है, मटन को टाइम लगता है 12 से 15 मिनट, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, गलने में, ठीक है। और अगर बीफ है तो वो 35 मिनट्स लेगा, ठीक है। 35 मिनट वो लेगा ही लेगा। 35 मिनट्स में वो बहुत अच्छा प्रेशर कुकर में गल जाएगा। अगर आपने प्रेशर कुकर नहीं लगाना, ठीक है, तो फिर मटन को बनने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा और बीफ तो 2-2.5 घंटों में जाके गलेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। खैर, आप कोशिश ये करेंगे प्रेशर कुकर में कुक करने की। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ईजी काम है। इसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। बस प्रेशर कुकर की फिटिंग्स वगैरह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए और आपने इसको बड़े एहतियात से हैंडल करना है। अदरवाइज और कुछ नहीं है, मैं अपना हर काम डेली बेसिस पे इसी पे करती हूँ। तो अब करना क्या है, यखनी कैसे बनानी है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मैंने लिया है मटन, ये ½ kg से थोड़ा ज़्यादा होगा। हम सॉल्ट डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर ये धनिया, ठीक है, साबुत, ज़्यादा सारा। यखनी वाला पुलाव तभी अच्छा बनता है। और ये मैं ऑथेंटिक, जो हमारी हम कहते हैं ना माओ वाला जायका है, हमारी दादियों वाला जायका है, ये वही है। क्योंकि हमारी दादियाँ माएँ इतने मसाले नहीं यूज़ करती थी। मसाले मैं यूज़ करूंगी लेकिन बड़े बेसिक होंगे और वो मैं स्टेप्स में आपको बताऊंगी, ठीक है। यखनी बनाने के लिए सिर्फ हमें गोश्त चाहिए, नमक चाहिए, सूखा धनिया चाहिए, उसके बाद एक प्याज हमें चाहिए, एक लहसुन का पूरा हमें ये बंच चाहिए, ठीक है। और अब इन सबको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अच्छा, जिस तरह गर्मी की सिचुएशन है, ऑफ कोर्स ईद पे भी गर्मी होगी, तो काम को स्मार्टली करने का तरीका ये होता है कि जैसे एक चूल्हे पे हम लोगों ने यखनी चढ़ा दी या हम लोगों ने मटन का कोई भी सालन चढ़ा दिया, तो दूसरी साइड पे हम चावल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी ही ईज़िली और स्मार्टली हम अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ईद है, दावतें वगैरह तो होंगी या वैसे ही घर में खाने वगैरह तो बनते ही हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्मार्टली काम करेंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है। और कुकिंग करना कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं होता, बड़ा क्विकली ये मैनेज किया जा सकता है। तो अभी मैं यखनी बनाऊंगी। मेरा जो दूसरे साइड वाला स्टोव है वो थोड़ा आग छोड़ता है, इस वजह से मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। तो वरना मैं जितनी देर में यखनी बनी थी उतनी देर में मैं इसको दूसरी तरफ मसाला भी तैयार कर लेती, लाइक पूरा प्याज वगैरह ब्राउन करके बना लेती। खैर, अब मैं प्रेशर कुकर लगाने लगी हूँ तो मैंने सोचा मैं उन लोगों को बता दूँ। कुछ लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं प्रेशर कुकर यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर ये देखें, इसके कुछ एजेस होते हैं
उनको एक दूसरे के साथ मिलाना होता है और ज़ोर से ऊपर से पुश करके तो हैंडल के साथ इसको जोड़ना होता है। तो ये जब हैंडल दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएं तो दैट मीन्स कि आपका प्रेशर कुकर जो अच्छे से बंद हो गया। उसके बाद आपने इसके ऊपर विसल लगा देनी अब होती है इसका टाइम तब और शुरू होगा इसको जब ये जब विसल विसल चलेगी बजना तब शुरू हो आपका जाएगी, टाइम बोलना स्टार्ट शुरू होगा, हो ठीक जाएगी, है। ठीक है, तो हिलना शुरू हो जैसे जाएगी। मैं बताती हूँ उससे आपको कि पहले 15 हम मिनट 20 टाइम मिनट को आपने इसको कैलकुलेट नहीं प्रेशर करेंगे, ठीक कुक है। करना है। जैसे तो ही जब ये विसल विसल चलना बजना शुरू शुरू हो हो जाएगी जाती है, वहां से बोलना शुरू हो हमारा जाती है, टाइम तब इसका स्टार्ट टाइम होगा स्टार्ट और होता है, 15 ठीक है। मिनट में हमने इससे चूल्हा पहले बंद इसका कर देना है। जो अब टाइम तैयारी है हम वो कर हम लेते हैं कंसीडर फटाफट नहीं मसाले करेंगे, की, ठीक है। ताकि तो किचन में आपने क्या अगर हम करना है, खड़े इसको हैं अच्छे साथ से साथ बंद इसको कर भी लेना देख है, लें, कोई टाइम भी मुश्किल नोट कर काम लें और साथ नहीं है साथ हमारा और कोई मसाला भी बन डरने जाए, की भी टाइम ज़रूरत वेस्ट नहीं ना है। हो इसकी कंडीशन और अच्छी होनी हमारा चाहिए, कम कोई से कम ख़राबी नहीं काम होनी में चाहिए प्रेशर और कुकर में, वरना इस इसका गर्मी इसको शदीद गर्मी में चलाना, इसको कम यूज़ से करना कम टाइम बहुत लगे हमें आसान है। और हमारा खाना तैयार हो जाए। जब विसल चल जाएगी तो उसके बाद 15 मिनट्स का टाइम मैं काउंट कर लूँगी और फिर हमारा जो है ना मटन वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा। अगर बीफ का आप पुलाव बना रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको 35 मिनट्स चाहिए होंगे और जो फ्लेम है ना वो हमारी मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगी, ठीक है। तो मीडियम टू हाई आपने रखनी है और उतनी देर में जितनी देर में हमारी यखनी तैयार होगी तो मैं फटाफट यहाँ पर प्याज वगैरह काट लूँगी। अच्छा, ईद आने वाली है तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ईद की तैयारियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि घर की साफ़ सुथराई हो जाए। उसके बाद आपने किचन का मैक्सिमम काम कर लेना है, लाइक लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रख लेनी है, टमाटर भी इकट्ठे से ले लें, उनको भी पेस्ट बना कर रख दें तो बहुत आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी। इस शदीद गर्मी के मौसम में आप फटाफट कुकिंग कर लेंगे, चाहे आपने दिन में जितने मर्ज़ी खाने बनाने हो, जितनी मर्ज़ी दावतें हों। इकट्ठे टमाटर ले लें, लहसुन अदरक ले लें, उनका पेस्ट बना के रख लें। सिर्फ एंड टाइम पे आपको प्याज ही काटना पड़ेगा और आपको पता है कि जब हम गोश्त की चीज़ बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो प्याज हम मोटा मोटा काटते हैं, तो एंड टाइम पे आपने सिर्फ प्याज को छीलना है, उसको मोटा मोटा काट के आपने प्रेशर कुकर में या पतीले में डाल देना है, तो आपका इतना ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप धनिया पुदीने वाली चटनी भी बना के स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, मसालों में आपने क्या डालना है, सबसे पहले ये हम पत्ते डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें मैंने ये ले ली है दालचीनी का स्टिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ, जो होता है फूल होता है ना बादियान का फूल, वो वाला मैंने ले लिया है, ठीक है। हाफ लेना है आपने। 2 छोटी इलायची ले ली है, अगर आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी ले लें, मेरे पास छोटी बड़ी नहीं थी तो इसलिए मैं छोटी 2 यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने जीरा चावलों में बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा सारा जीरा डालें। ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च मैंने ली है, तकरीबन ये है 1.5 चाय का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच है और ये जो है ये भी 1.5 चाय का चम्मच है गरम मसाला। गरम मसाला जब मैं मसाला डालूंगी तभी डाल दूंगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मैंने 1 प्याज ले लिया, 1 टमाटर ले लिया है, अदरक की 1 क्यूब ले ली है, थोड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं, ये मैं डालूंगी। लहसुन हमने इसके अंदर जो शामिल किया था हम वही यूज करेंगे, उसका भी तरीका बताऊंगी। और या हमारा जो है अभी विसल नहीं बजी और मसाला जो है हमारा रेडी हो गया, ठीक है। और अब कोई मसला नहीं है कि मैं जब मर्जी इसको फ्राई वगैरह करना शुरू कर दूं। अच्छा जी, अब जो हमारा 15 मिनट्स का टाइम था वो ओवर हो गया है। अब मैं करूँगी चूल्हा को बंद और आपने कुछ भी नहीं प्रेशर कुकर को करना। जो लोग डरते हैं, जो लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जब ये विसल जब तक हिल रही है आपने इसको कुछ नहीं करना। जब ये स्टॉप हो जाएगी तो फिर आपने इसको उतारना है और इसकी सारी स्टीम बाहर जाने देनी है, फिर इसका लिड आपने खोलना है, ठीक है। उससे पहले आपने इसका लिड नहीं खोलना। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी एक साइड पे। चूल्हा मेरा बंद है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद ये हिलना बंद हो जाएगी तो फिर हम इसको रिमूव करके इसकी जो स्टीम है ना वो सारी निकाल लेंगे और फिर हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। कभी भी इसके ढक्कन को आपने स्टीम पूरी जब निकल जाए उससे पहले नहीं खोलना, वरना आपके ऊपर जो भी इसकी यखनी शोरबा वगैरह होगा वो उबल रहा होता है अंदर तो वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने अब साइड पे रख दिया है। यहाँ पर मैं तैयारी अब करने लगी हूँ मसाला बनाने की। ये जब हम ड्यूरिंग हमारा वो हो रहा था, यखनी बन रही थी, तब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मेरा चूल्हा वो वाला आग छोड़ रहा है, इस वजह से मुझे फिर अब बनाना पड़ा, वरना ये बहुत जल्दी काम हो जाना था। खैर, एक तरफ मैंने प्याज रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। अब
ढक्कन मैंने इसका खोल दिया है, सारी स्टीम बाहर आ गई थी। तो अब हम इसमें से गोश्त जो है वो अलग कर लेंगे और कोशिश करें कि जो प्याज हमने डाला था बीच में और सूखा धनिया डाला था वो बीच में ना आए, और लहसुन जो है ना वो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया। अब आपने क्या करना है कि मसाले के अंदर जितने ये प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितने ज़्यादा ब्राउन चावल चाहिए, ठीक है। तो हम उस हिसाब से प्याज को फिर ब्राउन करते हैं। प्याज ब्राउन हो जाएं उसके बाद आपने खड़े मसाले सारे डाल लेने हैं, साथ में जितने भी मसाले थे लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह वो डाल लेना है। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे और इसको भूनने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए, और टमाटर को हम थोड़ा पीस भी लेंगे तो लाइक बहुत अच्छा ये फाइनली मसाला बन जाएगा। अब जो लहसुन हमने डाला था उसको हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसीलिए मैंने लहसुन की पेस्ट नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने यही लहसुन यूज़ कर लेना था। इसको क्या करते हैं, ये इतना नरम हुआ होता है, इसका सारा पल्प जब आप इस तरह हाथों से इसको निचोड़ेंगे तो छिलके आपके हाथों में रह जाएंगे और इसका पल्प जो है ना वो हंडिया में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह लहसुन भी हमारा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक के मसाले जितने भी हैं वो गोश्त के अंदर रच बस जाएँ और या हमारा जो है मसाला वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे और फिर चावल डाल के तो चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें भुनाई इसकी हो गई है, टमाटर वगैरह काफ़ी हद तक इसके अंदर मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। अच्छा, यखनी को आपने हमेशा स्टेन करके डालना है, किसी की हेल्प बेशक ले लें, या अगर आप अकेले हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी भी डोंगे वगैरह से आप डाल सकते हैं यखनी। और यखनी को हमेशा मैयर करके डालें, जैसे अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास यखनी डालें। और आपने प्रेशर कुकर में जब पानी डालना है तब इसी हिसाब से डालना है, जितने आपके चावल होंगे उससे दुगनी यखनी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी जो गलने के दौरान ज़ाया होगा, ठीक है, गोश्त में। तो इस तरह आपने यखनी को रखना है। जो लोग नए नए चावल अभी बनाने सीख रहे हैं तो उनके लिए यही टिप है कि अगर आपके पुराने चावल हैं तो तकरीबन अगर 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी डल जाएगा, और अगर आपके नए चावल हैं तो फिर हमेशा डबल ही पानी डलता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैयर नहीं की क्योंकि मेरा अब अंदाज़ा इतना अच्छा हो गया है कि मुझे मैयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने अंदाज़े से ही पानी डाला था और यखनी भी अंदाज़े से, लेकिन आप हमेशा मैयर कर लें। अच्छा, अगर आपकी यखनी कम रह जाए ना तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा पानी ऐड कर लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें हमेशा यखनी खुली बनाएं, ताकि क्योंकि यखनी का अपना अच्छा जायका होता है। लेकिन अगर यखनी आपसे गलती से कम रह भी गई है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ना बॉयल आना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर हम इसको थोड़ा सा चख सकते हैं। अगर इसमें आपसे नमक कम रह गया है, मिर्चें कम रह गई हैं तो आप डाल सकते हैं। अब मिर्चें हम सुर्ख मिर्च तो नहीं डालेंगे पाउडर फॉर्म में, हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिर्चें कम है, और या फिर हम इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर सकते हैं तो इससे मिर्च बराबर हो जाएगी। और नमक भी हम इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं जब थोड़ा थोड़ा पानी हो और आपने दम देना है उससे पहले। तो बस मैंने नमक मिर्च चेक कर लिया, मुझे थोड़ा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड करके उसको दम पे रख दिया, और तकरीबन 15 to 17 मिनट्स के बाद हमारे चावल आलमोस्ट रेडी हो जाएंगे दम के बाद, ठीक है। तो अब हमारा पुलाव आप देख सकते हैं रेडी है और खिले खिले चावल बने और इतने कोई अच्छे बने। बस आप मेक श्योर करें कि ईद पे कुछ भी बनाएं गोश्त अच्छे से गलना चाहिए। खड़ा खड़ा गोश्त किसी को भी नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए गोश्त जब फाइनली गला होगा ना तो सब कहेंगे कि वाह यार गोश्त तो बड़ा अच्छा गला है। तो सबको अच्छा लगेगा। बाकी ये कि आप जो भी डिश बनाएं, ऑफ कोर्स हर इंसान कोशिश करता है कि वो अच्छी बने। खैर, यहाँ पर अब हम करेंगे लंच, और आज लंच कोई टेबल शेबल मैं नहीं लगा रही क्योंकि इतनी कोई शदीद गर्मी है, और जिस मुश्किल से मैंने ये राइस बनाया है ना, मुझे पता है कि इतनी कोई ख़ास आज ना शदीद गर्मी है। और बस अब मैं रूम में लेके जाऊँगी, रूम में बैठ के फिर सुकून से खाना खाएँगे और फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और फिर अपने बाकी काम मैं निपटा लूँगी। अच्छा, जब चावलों को हमने दम दे दिया था ना तो तभी मैंने ना रायता भी तैयार कर लिया था, लाइक प्याज ही काट लिए थे, हमें इस तरह का बहुत पसंद है पुलाव के साथ। तो प्याज काट लिए थे, दही में मैंने नमक ज़ीरा काली मिर्च डाल ली थी, और हमारा रायता सा भी तैयार हो गया था। और बस अब हम खाना खाएंगे। रूम में मैं आ गई थी और एसी ऑन कर लिया था क्योंकि बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। और बस हम अब सारे मिलके, लाइक बच्चों को भी मैं बिठाऊंगी और हस्बैंड भी घर ही थे, तो हम लोग सब मिलके अपना लंच एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, ये है जी केक जो कल मैंने बनाया था, वीडियो भी अपलोड की थी, और इतना सा बचा है। और आप अब भी चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, ये देखिए
इतना ये सॉफ्ट और जूसी है, ये देखिए अभी भी नरम है। सो रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है, आपको अच्छी लगेगी। और इसी तरह एयर टाइट बॉक्स में आप इस तरह रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। फ्रिज में ना रखें, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो किचन में ही रख दें, 1-2 दिन निकाल जाएगा ये, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं। फिर आपको पता है कि बेकरी की चीजों की भी डेट एक्सपायर हो जाती है, इसीलिए कि वो खराब हो जाते हैं। तो बस आप 1-2 दिन में इसको कंज्यूम कर लें। और ये है कि ये इस तरह अगर पड़ा रहेगा तो बहुत सॉफ्ट रहेगा। लंच वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद मुझे तो दोपहर में नींद नहीं आती, लेकिन आज हस्बैंड भी सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और कोई काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ कपड़े धोने वाले थे, एक लोड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन में डाल दूँ और साथ साथ किचन भी समेट लूँ, और तब तक कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे और काफ़ी काम निमट जाएगा और बच्चे जो हैं तब तक रेस्ट कर लेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं आज टॉपिक पे बात करूँगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे डिटेल से रेसिपी देनी थी, इस वजह से मैंने टॉपिक आज इतना लेट शुरू किया। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ गुड रिश्ता, ठीक है। सबसे पहले जब हम रिश्ता ढूंढते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लोग हम में देखते हैं, ठीक है। हमने तो जो लोगों में देखनी है वो तो क्राइटेरिया और होता है ना, लेकिन क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों ने हम में देखनी होती है। तो हमने किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है ताकि हमें अच्छा रिश्ता मिले और ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन हो। तो देखें, जब भी हम हमारी अगर बेटी है, हम बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमें अपने में भी तो कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी है ना। जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जो लोग हम में देखते हैं, वो देखते हैं हमारा सोशल इमेज क्या है सबसे पहले। क्योंकि कुछ फैमिली के रिश्ते होते हैं जो शायद हमें कंसीडर करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आउट ऑफ फैमिली क्या रिश्ता होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका इमेज लोगों की नज़र में बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोग लड़ाके मशहूर नहीं होने चाहिए, आप लोग ऐसी आपके बारे में मशहूरी नहीं होनी चाहिए कि जी आप लोगों की इंसल्ट कर देते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं या फिर लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, क्योंकि ऐसे अक्सर लोग होते हैं। सब लोग नहीं ऐसे होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आपने इससे बचना है। अगर आपकी बेटियाँ हैं और इवन बेटे भी हैं तो कोशिश ये करें, क्योंकि बेटों के लिए भी कोई भी बदतमीज़ लोगों में तो रिश्ता नहीं करेगा ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा अपनी इमेज बरकरार रखें। और जैसे मैं कहती हूँ कि रिश्ते नाते इसी तरह निभाने चाहिए कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे, आपने बुराई से रिस्पॉन्स नहीं देना, ठीक है। उस चीज़ का अल्लाह ताला गवाह है कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और कोई आपके साथ बुरा कर रहा है। तो जब आप शुरू से ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आगे जाके जब आपके बच्चे भी बड़े होंगे तो आपकी एक इमेज अच्छी बनेगी। इसके अलावा आपकी बच्ची की इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए फैमिली में, लाइक जिस तरह की बच्चियां होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहू, उसकी बीवी सोबर हो, डिसेंट हो, उसकी इमेज अच्छी हो, उसकी वो अगर पढ़ने जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेजेस में जा रही है या फैमिली की किसी गैदरिंग में जा रही है, तो उसकी एक डिसेंट बच्ची की तौर पे इमेज होनी चाहिए। और उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जहाँ पे भी जाएं अपने बच्चों को यही सिखाएं कि आपने वहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। और सबसे अच्छे तरीके से मिलें और सबके साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन ओवर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी इमेज अच्छी होगी ना, तो आपके पास इंशाल्लाह ताला बहुत से ऑप्शन आएंगे। और समटाइम्स तो फैमिली में से इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो बाकी ये कि अगर फैमिली में ना हो तो कोई कंसीडर ज़रूर करता है कि भाई हमें उन बच्चियों का पता है, हमें उस घर का पता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इमेज बहुत अच्छी रखनी है, पेरेंट्स ने भी और बच्चियों ने भी। उसके बाद अगर मैं बात करूँगी फ़िज़िकल अपीयरेंस की, तो फ़िज़िकल अपीयरेंस में देखें कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई, लेकिन जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो वो एक नेचुरल चीज़ है। आपके फीचर जिस तरह के भी हैं वो एक नेचुरल चीज़ है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने जो आपके कॉम्प्लेक्शन है, आपकी स्किन की अगर कोई मसले मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ करके। लाइक हर तरह की स्किन टाइप, हर तरह के कॉम्प्लेक्शन, हर तरह के फीचर्स का आजकल हल मार्केट में है। आपने क्या करना है, गूगल करना है, अपने फेस की टाइप निकालनी है, फेस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक रिंकल्स हैं, आपके
पिंपल्स हैं, एक्नी है, कुछ भी है, इसका हल है हर जगह आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्किन को चाहे नेचुरल रेमेडीज़ से अच्छा कर लें या फिर आप उसको किसी भी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ ठीक कर लें, लेकिन अपनी अपने जो आपके फीचर्स वगैरह हैं, अपना फेस है, अपनी बॉडी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि डाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आपके फीचर्स कैसे हैं, आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, लेकिन आप मोटे कितने हैं ये तो आपके हाथ में है ना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करें, डाइट करें, उसके लिए भी बहुत वीडियोस हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं किसी भी अच्छे व्लॉगर को। तो उससे ये होगा कि आप की जो बॉडी है वो थोड़ी शेप में आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बात होती है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है। ठीक है, देखिए सोशल स्टेटस भी आलमोस्ट ये होता है कि एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हैं। देखें, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, कोशिश ये करें कि हर किसी से मिलना जुलना शुरू करें, बहुत आउट ऑफ द वे जाके, बहुत खर्चे करके नहीं, लेकिन हर गमी खुशी में जाना शुरू करें, अपने आप को प्रोमिनेंट करना शुरू करें। जैसे ही आपकी बच्चियाँ 15 साल की 18 साल की होती हैं, आपके बच्चे 15-18 साल के होते हैं, तो आप लोग गैदरिंग्स में जाना शुरू करें, लोगों में लाइक कोई फोदगी है, कोई शादी है, जाना शुरू करें। बच्चों को चाहे लेके जाएं या ना लेके जाएं, क्योंकि समटाइम कॉस्ट का मसला होता है कि जी अगर शादी पे जाएंगे, बच्चों को भी कपड़े चाहिए, अपने भी कपड़े चाहिए, तो इस तरह जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एटलीस्ट आप हस्बैंड वाइफ ज़रूर जाएं हर गैदरिंग्स पे, ताकि लोगों को पता हो कि भाई आप मिलने वाले लोग हैं, आप पहुंचते हैं हर जगह। फिर ऐसी गैदरिंग्स में लोग आपस में एक दूसरे से ज़रूर पूछते हैं कि जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चों की क्या एक्टिविटी है, आप लोग कैसा, आपके पहनने ओढ़ने से लोग अंदाज़ा कर लेते हैं कि किस तरह का आपका माहौल है। फिर हर किसी को अपने घर में इनवाइट करने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करें कि जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं, और जिनको नहीं भी कंसीडर कर रहे, कोई अच्छी फैमिली के लोग हैं, उनको भी इन्वाइट करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके घर आएँ, आपके बच्चों को देखें, आपके बच्चों के तरीके सलीके, आपके घर का तरीका सलीका देखें। इस तरह ये कि बहुत से रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों के साथ अगर रिश्ता नहीं करना तो लोग सजेस्ट एटलीस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि अपना ना थोड़ा सोशल आप थोड़े सोशल हों, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, ताकि आपके घरों में लोग आएँ और आप लोगों के तरीके सलीके और आपकी बच्चियों को देखें, ताकि वो आपको एज अ ऑप्शन सोचें। और अगर आप गैर ज़रूरी शो ऑफ़ करने का कोई वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो आपकी अभी फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, अगर कुछ आपके पास अच्छा है तो उसको थोड़ा बहुत आप ज़रूर शो करें, ताकि लोगों को पता हो कि भाई आपके पास कुछ है और आप लाइक आपका स्टेटस अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा आपको शो ऑफ़ नहीं करना, लेकिन जितना कुछ आपके पास है एटलीस्ट उसको ज़रूर शो ऑफ़ करें। अगर आपका घर अच्छा नहीं है तो कोशिश ये करें कि अपने घर को चेंज कर ले, लाइक रेंट पे कोई घर ले ले, क्योंकि जब बच्चों के रिश्ते होते हैं ना, तो फिर लोग घरों को, चीज़ों को देखते हैं और फिर बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपका घर इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड घर ले लें, जिसमें लोग आएँ तो बैठने उठने की जगह प्रॉपर हो, उसको अच्छा थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लें, घर में DIY करके चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि अच्छे रिश्ते आएँ और वो लोग अगर आपका उठना बैठना तौर तरीका देखें तो उनको एतराज़ ना हो, उनको लगे कि भाई सलीके के साथ, तरीके के साथ हर चीज़ की गई है। ठीक है, और आप अपने घर को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये एक बड़ा क्विक सा हल होगा कि आप अपना रहन सहन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने घर को रेंट आउट करें, कोई बेहतर घर ले लें, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम कुछ भी कर लेते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने टारगेट आप ना प्रैक्टिकल सेट करें। देखें, अगर आप लोअर क्लास हैं और आप सोचें कि आपकी हाई क्लास में शादी हो जाए, ये बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि हाई क्लास के लोग जो होते हैं वो जिससे शादी करना चाहेंगे उनके भी तो अपने गोल्स होंगे ना, तो वो भी फिर उसी तरह के लोग ढूंढेंगे। इसी तरह अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप चाहते हैं कि हाई क्लास में शादी हो जाए, आपकी बच्चियों के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं कि भाई हमारा जो हस्बैंड है उसके पास तो गाड़ी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होना चाहिए। तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों का शुरू से जो दिमाग है वो आप इसी तरह सेट करें, घर में इसी तरह की बातें करें कि
प्रैक्टिकल हों, बिल्कुल ऐसे उनके गोल्स ना हों पेरेंट्स के भी और बच्चियों के भी कि जो कि पूरे ना हों, और जब आप रिश्ते ढूंढ रहे हों तो फिर आपका वही माइंडसेट हो और आप हर अच्छे रिश्ते को भी रिजेक्ट करते जाएं ये सोच के कि हमारा तो माइंडसेट ही और बना, बच्चियां भी ये सोच के रिजेक्ट करती जाएं कि हमारा तो माइंडसेट और बना। इस तरह बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अपने गोल सेट करें ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे मेरे पेरेंट्स की यही थी ख्वाहिश कि हमारी बच्चियों की जल्दी एज में शादी हो जाए। दूसरा ये कि जो लड़के हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लाइक उनको यहाँ तो कोई हुनर अच्छा आता हो, उनके स्किल्स हों उनके पास, या वो अच्छा पढ़े लिखे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बहनोई हैं वो भी पढ़े लिखे भी हैं और माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका भी बहुत अच्छा बिज़नेस है और माशाल्लाह ये भी बड़े हाईली क्वालिफाइड है। तो फ़िज़िकल अपीयरेंस मेरे पेरेंट्स का बिल्कुल भी गोल नहीं था, और उन्होंने बचपन से हमें सिखाया फ़िज़िकल अपीयरेंस कुछ भी नहीं होती, लाइक खूबसूरती कोई चीज़ नहीं होती। तो लाइक हमारा ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ था, तो हम ऐसे ही सोचते थे। और एज डिफरेंस के बारे में भी पेरेंट्स यही हमें बताते थे कि एज डिफरेंस अच्छा है ज़्यादा हो। तो शुरू से हमारा माइंडसेट ऐसा बना, तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई और हम लोग उस चीज़ पे बहुत अच्छे राज़ी, दिल से राज़ी, खुशी खुशी हमारी शादियाँ हुई हैं। तो इस तरह के गोल सेट करें आप, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होके, और लड़का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लाइक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अच्छे से पूरी करे, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और अच्छी उसकी क्वालिफ़िकेशन हो, या फिर जो भी वो स्किल जो भी काम कर रहा है अपनी फील्ड में वो स्किलफुल होना चाहिए। और ये बेसिक एक लड़के के लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक लड़के में देखते हैं, बाकी चीज़ें तो फिर बाद में देखी जाती हैं। तो खैर इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह ताला आगे और भी बात करूँगी, क्योंकि और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने हैं लड़कियों से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं इसको डिस्कस करूँगी। और आज के लिए यही पॉइंट्स हैं, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी बातें किस तरह की लगी, और इसमें कुछ सजेशंस या कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और यहाँ पर मैं सी रही हूँ जी बेडशीट, ईद आने वाली है तो ये मैं बेडशीट मैंने आपको दिखाई थी, तो मैंने सोचा कि ईद पे क्यों ना नई बेडशीट बिछा ली जाए। तो ये अनस्टिच थी, और अनस्टिच इसलिए थी कि मुझे कोई स्टिच में पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे वाइट एंड ब्लू कलर चाहिए था अपने रूम के हिसाब से, तो वो उसमें कुछ अच्छा नहीं मुझे मिल रहा था। तो फिर मैंने ये ले लिया कपड़ा, साथ में मैंने 2 एक्स्ट्रा पिलो ले लिए थे ब्लू कलर के, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ब्लू कलर के प्लेन पिलो पीछे रखती हूँ, आगे प्रिंटेड रखती हूँ, और फिर बड़ा अच्छा बेड लगता है। तो खैर यहाँ पर मैं सी रही थी, और मैंने तकरीबन 1 घंटे के अंदर, 1-1.25 घंटे के अंदर 4 पिलोज़ और 1 बेडशीट सी ली थी, और कटिंग भी इसकी की थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये काम हो गया था। रात में मैंने ये काम किया था, और बस बैठे बैठे ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंप्लीट किया जाए, और अपना एक जो है मेरा काम लटक रहा है ना उसको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अब ईद बहुत करीब है। तो बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये काम किया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और अभी मैं इसकी फाइनली जो जैसे पिलो बने, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल बेसिक तरह के मैंने पिलोज़ वगैरह सिए हैं, कोई ज़्यादा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, लाइक फ्रिल्स या पाइपिंग या कुछ इस तरह नहीं, बस सिंपल बेडशीट को मैंने इस तरह सिलाई लगा ली थी, आप देख सकते हैं फोल्ड करके, और ताकि इसके धागे शागे ना निकलें। और पिलो जो हैं वो मैंने सिंपल तरीके से सी लिए थे, चारों एक जैसे, और इस तरह, ठीक है। और इसको सीते इस तरह कि एक साइड इसकी छोटी रखते हैं, एक साइड बड़ी रखते हैं, एक साइड लाइक पूरी रखते हैं और एक थोड़ी सी बड़ी रखते हैं, ताकि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो, ताकि आपका पिलो साइड से नज़र नहीं आए। तो बस ये मैंने तरीके से सिए थे, 4 पिलो सी लिए थे, 2 प्रिंटेड और 2 ब्लू, ताकि कंट्रास्ट लगे और अच्छे लगे। बेड पे पड़े हुए ना इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इस तरह एक कोई भी बेडशीट लें, उसके साथ कोई कंट्रास्ट का प्लेन कपड़ा ले लें या सेल्फ लाइनिंग में ले लें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी सिल गए थे, अब बस इसको ओवरलॉक करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके धागे शागे ना निकलें, तो इस वजह से एक दफ़ा इसको ओवरलॉक करवा लूँगी, फिर ईद पे इसको इंशाल्लाह ताला बिछाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और या दिस इज़ इट, आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आपने कमेंट्स में मुझे बताने हैं, और कुछ सजेशंस हैं वो भी आपने बतानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।